ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस टाइम ऑफ फ्लाइट। आज बस एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। सी दिस, ये जो मैं स्क्रीन पे ड्रॉ किया डायग्राम में देखो। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस। आपको ये सब याद रहेगा ना, u एट एंगल थीटा। सो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ रहता है, द पाथ इज पैराबोला इन शेप, दिस इज पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ऐसा कुछ पाथ रहता है। h इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है, और फाइनल पॉइंट मैंने शायद q लिया था दिस। अब देखो आज हमको क्या फाइंड करना है वो ध्यान से देखो। सी दिस x एक्सिस डिनोट्स द ग्राउंड। ये जो x एक्सिस है वो ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। हियर x एक्सिस इज लाइक अ ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक प्रोजेक्टाइल रीच हुआ है, the highest point at which the projectile reach from the ground, that point is h. H is the highest point. Now distance of h point from the ground, see this, it's a distance of point h from the ground ना, इसको बोलते हैं maximum height. It is called maximum height, denoted by the symbol h max. ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस को बोलते हैं h max, मैक्सिमम हाइट। तो आज हमको इस h max की फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है। मींस वी वांट टू डेवलप अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट h max। h max को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनानी है। सो आप यू कैन पुट द हेडिंग मैक्सिमम हाइट। आप छोटा सा हेडिंग पुट कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट डिनोटेड बाय दिस सिंबल h max, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, बट इसको फाइंड आउट करने से पहले ये मैं बना लेता हूं। इफ यू रिजॉल्व दिस u bar into two component, the vertical component will be u sin theta and the horizontal component will be u cos theta. वो मैंने लिख दिया, u sin u cos. This is h max. So I suggest students पहले आप यहां तक ड्रॉ कर लो, you draw up to here and उसके बाद मैं आगे करा दूं। Yeah, completed. So चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलो h max हम लोग फाइंड करेंगे अभी। Let's find this h max. अब h max कैसे फाइंड करेंगे? There are different ways to find h max, ठीक है, लेकिन मैं अभी एक सिंपल तरीका बताता हूँ। This vertical speed is u sin theta, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, as the projectile moves from O to H, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, the vertical velocity goes on decreasing due to gravity. u sin theta goes on decreasing. और मैंने आपको बताया था कि h point पर आते, when the body reaches to h point, u sin theta becomes 0. In the vertical direction, velocity becomes 0. The velocity only exists in the horizontal direction. u cos theta सिर्फ यहाँ पे रहता है, तो वो भी आप ड्रॉ कर लो। ये देखिए u cos theta is same, यहाँ पर भी है, लेकिन in the vertical direction velocity has become 0. u sin theta has become 0, ठीक है, ये भी आप ड्रॉ कर लो। Now we want to find out this h max. h max को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, consider the vertical motion from O to H. Consider only vertical motion from O to H, right? ठीक है, आपको ये याद होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में that in the projectile horizontal motion is separate and vertical motion is separate. Both are independent of each other. So O से H तक जो vertical motion है
the motion in the vertical direction that we are considering. ठीक है, अब vertical motion में I am applying this formula. Look at it. V square equal to U square plus 2AS. You know this formula. It can be applied for vertically upward motion. ठीक है, अब आप में से थोड़ा कोई guess करके बताओ. U is the initial speed, ना? हाँ. What should I take in place of U? U sin theta. Yes, U sin theta, because हम लोग सिर्फ vertical motion को consider कर रहे हैं. तो in the vertical motion, initial speed is U sin theta. Yes, good. U sin theta correct है. U will be U sin theta. It's U square ना, तो यहाँ पे U sin theta का square होगा ऐसे. V कितना होगा V? 0. तो ले लें कि U cos theta ले लें. कौन सा ज्यादा सही है? 0 और U cos theta? U cos theta. 0. मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा पूछा आपको. अब कुछ स्टूडेंट ने बोल दिया U cos theta. आप थोड़ा सोच के देखो. U cos theta horizontal velocity है. It's a velocity involved in the horizontal direction. Right now we are not focusing on the horizontal direction. ठीक है, मैंने पहले ही कहा था फिजिक्स एकदम लॉजिकल और सिस्टमैटिक सब्जेक्ट होता है. अगर आप वर्टिकल मोशन पे अभी ध्यान दे रहे हो तो why you are bothering about horizontal velocity? U cos theta, even though it is there, but it is a horizontal velocity. Vertical velocity 0 है finally. So V I will take 0, not U cos theta. अब acceleration हम लोग लेंगे minus G. G का direction downward होता है. That's why I'm taking negative. G हम लोग minus में लेंगे. And S will be displacement, right? तो can you tell me O से H तक कितना displacement है? That too, the vertical displacement only, not horizontal displacement. What's the displacement from O to H? Anybody? O से H तक displacement क्या है? यहाँ पे S substitute करना पड़ेगा ना हमें. तो S is a displacement. How much is vertical displacement from O to H? Anybody? H max. It will be H max. जितना H max है, that much will be the displacement in the vertical direction. Displacement H max आएगा. ठीक है, G सिर्फ नेगेटिव लेना है. अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो, आपको H max आ जाएगा इसमें से. Pass this one term on the other side. So it become 2G H max equal to U square sin square theta. Now pass the 2G on that side. H max you got. H max comes to be U square sin square theta divided by 2G. So this is the formula for H max. Okay. So this is one of the methods to find out H max. Student, ये मेथड आप एग्जाम में लिख के आपका राइट हो जाएगा. You will get marks. Don't worry. But एक और मेथड है, ठीक है, जिससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं. वो मेथड मैं चाहता हूँ कि आप लोग करेंगे. I will just give you idea and you will do. उससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपका भी थोड़ा दिमाग चलेगा कि किसी न्यू सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है. सो दोज हु फिनिश दिस, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटेड. आप इससे जा सकते हो एग्जाम में. लेकिन आई एम गिविंग यू वन मोर मेथड टू फाइंड एच मैक्स. ऐसा लिख दो नीचे, सेकेंड मेथड. राइट ऑन, सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड में खाली फर्क क्या है मैं बता देता हूँ. इन द सेकेंड मेथड आप क्या करो, इन प्लेस ऑफ दिस फॉर्मूला V square equal to U square plus 2AS, इस फॉर्मूला की प्लेस पे you apply some other formula. अब वो फॉर्मूला लगाओ, S is equal to UT plus half AT square. Apply the formula S is equal to UT plus half AT square. ये फॉर्मूला वापस वो O और H पॉइंट के बीच में अप्लाई करो. मतलब ये consider vertical motion from O to H. इसमें आप खाली फॉर्मूला चेंज करो. अप्लाई द फॉर्मूला S equal to UT plus half AT square. अब इसमें वैल्यूज आप खुद सब्स्टिट्यूट करो एंड देखो आपका ये H max फिर से आ रहा है कि नहीं. इज इट कमिंग सेम और नो? ट्राई करो, इससे आपका दिमाग चलेगा थोड़ा बहुत. ट्राई करो, सी वेदर यू आर गेटिंग और नो. यू हैव ओनली 1 full minute. एक पूरा मिनट दे रहा हूं मैं, उसमें ही कंप्लीट करो. 1 minute यू आर हैविंग.
Apply the formula S equal to ut plus half at square fast. अब इसमें t क्या पुट करना है वो आप खुद सोचो. How much will be u, how much will be s, तो सब आप खुद सोचो. From O point to H point. Yeah, getting result anyone? Sir, done. Yeah, got the answer? Yeah, same formula. Same आ रहा है ना? हाँ. ठीक है, मतलब आपने बराबर अप्लाई किया फिर. ठीक है. यस, सो देखा ये स्टूडेंट्स, तो एक ही फॉर्मूला आप मल्टीपल वेज से फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज समझ में आ रही है, तब आप खुद के मेथड्स भी डेवलप कर सकते हो फाइंड आउट करने के. ठीक है, एक ही चीज जो होती है फिजिक्स में अलग अलग तरीके से भी प्रूफ हो सकती है. So I hope everybody got the same answer. So formula of H max is u square sin square theta divided by 2g. Okay. अब स्टूडेंट बस इसमें से हम लोग एक और छोटी सी फॉर्मूला डिराइव करनी है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये आपको H max की फॉर्मूला यहाँ पे मिल गई. ओके, अब इसके नीचे आप क्या करो, इसके नीचे मैं रेंज की फॉर्मूला लिखता हूँ. रेंज का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था. रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ठीक है, H max की आपको फॉर्मूला आ गई, उसके नीचे आप रेंज की फॉर्मूला लिख लो एक बार. ठीक है, हाँ, इसमें से हम लोग एक छोटी सी न्यू फॉर्मूला डिराइव करेंगे. बहुत स्मॉल टॉपिक है, एक और न्यू फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे. ठीक है, सो दिस इज H max, दिस इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे. लेट्स डिवाइड H max with R. So ultimately we'll get H max divided by R. तो अगर आप डिवाइड करोगे ना स्टूडेंट्स, सो राइट हैंड साइड पे आप जब डिवाइड करोगे, u square will get cancelled. In fact, g will also get cancelled. ठीक है, तो सिर्फ क्या रहेगा, you will get only this sin square theta upon 2, and in the denominator it will be sin 2 theta. स्टूडेंट ये आ जाएगा, देखो करेक्ट, यू आर गेटिंग दिस. Yes, definitely you must be getting this. इन दोनों को खाली डिवाइड करना है. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, गिव देम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंड देन लिख दो सिर्फ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with 2, तो भी चलेगा, या ऐसे सिंपली डिवाइड कर दो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है sin 2 theta. Here's a term coming sin 2 theta. In the last lecture I told you sin 2 theta आप मैथ्स में सीखोगे, but sin 2 theta is nothing but 2 times sin theta cos theta. This is the value of sin 2 theta. याद है, ये sin 2 theta की वैल्यू है. So ये वैल्यू आप डाल दो उस फॉर्मूला में. This value I will substitute in that formula. So मुझे मिलेगा H max upon R equal to sin square theta divided by 2. उसके बाद फिर से आएगा 2 sin theta cos theta. This thing you are going to get. अब sin theta will get cancelled from numerator and denominator. एक एक sin theta कट होगा. ठीक है, now this can be written as tan theta upon 4 equal to H max upon R. ठीक है, pass a 4 on this side, you will get one formula. आपको एक formula मिलेगी
that tan theta is equal to 4 h max upon r. ये एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगी, that tan theta is 4 h max upon r. ठीक है, this formula we were supposed to derive, ये हमें derive करनी थी. ठीक है, ठीक है students, so here we derived all the formulas related to projectile motion. projectile से related सारी formulas मैंने derive कर ली. Okay, yeah, completed. Okay, so I hope everybody finished up to this. ये फॉर्मूला कब यूज होती है? अगर आपको क्वेश्चन में एच मैक्स और रेंज दोनों गिवन है. इफ एच मैक्स एंड रेंज बोथ आर गिवन एंड यू वांट टू फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा फाइंड करना है. या फिर ऐसा है कि थीटा गिवन है, रेंज गिवन है और आपको एच मैक्स निकालना है. यहाँ पे तीन चीजें हैं, थीटा, एच मैक्स एंड आर. तीन में से दो चीजें अगर गिवन है और तीसरा चीज फाइंड करना है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, हाँ. अब एक बात है, दिस फॉर्मूला एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ वी गॉट. सपोज अगर मैं ऐसे मान लूं कि सपोज थीटा 45 डिग्री है, so everybody knows that at theta equal to 45 degree range become maximum. तो अब range maximum होता है ना. theta 45 यहाँ पे डाल देता हूँ, it become tan 45 which is 1. so tan 45 will become 1. आपका वैल्यू आएगा 1 is equal to 4 h max divided by r. लेकिन मुझे r नहीं लिखना चाहिए अभी, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है, रेंज मस्ट बी मैक्सिमम, तो मुझे आर मैक्स लिखना चाहिए. ठीक है, रेंज अगर मैक्सिमम है तो आर मस्ट बी रिटन एज आर मैक्स. तो यहां से देखो एक फॉर्मूला आ रही है, आर मैक्स इज 4 टाइम्स एच मैक्स. जो मैक्सिमम रेंज होती है ना, वो 4 टाइम्स एच मैक्स की होती है. ठीक है, इसका मतलब है जब आप एंगल 45 डिग्री रखते हो, व्हेन यू कीप एंगल 45 डिग्री, तब नो डाउट रेंज मैक्सिमम होती है, लेकिन वो रेंज उस टाइम पर एच मैक्स से 4 टाइम्स होती है. इट्स 4 टाइम्स ऑफ दैट एच मैक्स. ये तभी होता है जब थीटा 45 है, अदरवाइज यू कांट राइट दिस थिंग. मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट. ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखा दूं, सपोज सी दिस, डायग्रामेटिकली जस्ट एक्सप्लेनिंग, सपोज दिस केस इज हियर, थीटा इज 45. देखो रेंज काफी बड़ा है, ये रेंज है और ये क्या है, ये एच मैक्स है. अगर ये एच है तो ये 4h है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये तब है जब सिर्फ थीटा 45 है, नॉट एट अदर एंगल्स. तो एक फॉर्मूला और बनती है, आर मैक्स इज 4 टाइम्स एच मैक्स. क्लियर? यहां तक फिनिश कर लो. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश हुआ, जितना आपके टेक्स्ट बुक में है इट्स ऑल फिनिश्ड. ठीक है, ठीक है. लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक जेई मेंस या नीट जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अब जो मैं अगला टॉपिक बताऊंगा वो जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर जेई एंड नीट, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दोज हु फिनिश दिस, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, पुट दिस हेडिंग. चाहे तो आप साइड में लिख दो, इट इज स्ट्रिक्टली फॉर जेई एंड नीट. जेई और नीट के लिए है. ठीक है, राइट नाउ यू डोंट नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर 12th. अभी सब लोग ध्यान से देखो, बेटर रहेगा. ठीक है, जेई नहीं भी करना है इट्स ओके,
नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ समझ में आ जाएगा ना, स्टडी फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओके। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या रहता है, ध्यान से देखो। सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, ये ऐसा एक बिल्डिंग है लाइक दिस, हाँ, एक बिल्डिंग है। सपोज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गिवन h, ये देखो बिल्डिंग का हाइट h है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर से वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमने कोई चीज है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दी। या ऐसे भी मान सकते हैं, सपोज वी फायर्ड अ बुलेट हॉरिजॉन्टली, गन को पकड़ के हमने बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर कर दिया ऐसे, इनिशियल स्पीड इज u, ठीक है। तो अब जस्ट इमेजिन करो अगर ऐसे जाएंगे तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा, इट विल फॉलो सम path in the air and ultimately it will fall here, यहाँ पे गिरेगा ना। So this is considered as a horizontal projectile motion. Why it is called horizontal projectile motion? Because initially the speed is only horizontal. Initially there is no vertical speed. Vertical direction में कोई velocity नहीं है initially, सिर्फ horizontal direction में है, ठीक है। So मैं ऐसे मान सकता हूँ that initially in the vertical direction velocity is 0, ठीक है। आपको चाहिए तो ऐसे साइड में लिख दो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। हमें यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरा कितना टाइम लगेगा नीचे आने में वो फाइंड करना है। नेक्स्ट वी ऑल्सो वांट टू फाइंड रेंज, यहाँ पे रेंज ऐसा होता है, दिस इज रेंज, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। स्क्रीन पर देखो, ये डिस्टेंस को रेंज कहते हैं r, एंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये टाइम जो है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग के पास फॉर्मूलाज हैं ऑलरेडी, रेंज की फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके निकाल सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं कर सकते। रीजन, हमने जो पहले फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसमें द पार्टिकल वाज हैविंग वर्टिकल वेलोसिटी आल्सो, u sin थीटा याद है, u sin थीटा वाज द वर्टिकल वेलोसिटी, बट यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इन द बिगिनिंग, इट्स 0, थोड़ा अलग केस है ये, ठीक है। और आपने जो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नी का और फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम हाइट पे थी। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, दोनों सेम हाइट पे हैं। बट इफ यू फोकस हियर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट आर नॉट एट द सेम हाइट, तो काफी अलग चीज है ये। Here we want to find time and the range. तो question put कर लो student. Find out the time of flight and the range for horizontal projectile motion. ये हमारा question है. Find the time of flight and the range for horizontal projectile motion. ठीक है. अब सबसे पहले ये diagram आप draw कर लो. Then I will explain you further. Draw this diagram. Yeah, completed. हाँ, अब कुछ लोगों से लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल अलग है, इसमें वापस सब फॉर्मूला डिराइव करनी पड़ेंगी हमको, वे टू डिराइव अगेन। ऐसे कभी डरा मत करो, हर चीज बहुत इजी होती है। जैसे हमने लॉजिक थोड़ा पहले लगाया था वैसे ही लॉजिक्स लगाएंगे, इट्स एक्सट्रीमली इजी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम वेयर जर्नी स्टार्टेड, इस पॉइंट को मैं ओ नेम देता हूँ और फाइनल पॉइंट को नेम दे दो क्यू।
स्टार्टिंग पॉइंट O, फाइनल पॉइंट Q। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप सिर्फ लिखो। ठीक, whatever I am telling you that you write। लिखो, consider only vertical motion from O to Q। consider only vertical motion from O to Q। ठीक है, तो आपने लिख लिया। हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ वर्टिकल मोशन, ओनली वी विल फोकस ऑन वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q। अब उसमें आप प्लीज ये फॉर्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो, ये फॉर्मूला को आपके यूज करने के दो मेथड है। सी, इस फॉर्मूला को वेक्टोरिकली यूज करो, मतलब जो भी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव लेंगे। मैंने आपको ये मेथड बताया था, उससे करेंगे। या तो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन अलग से स्टडी करता है, आपके ऊपर है, वेक्टर के साथ करना है वेक्टर के बिना करना है। बट इफ यू आर डूइंग वेक्टर मेथड तो सारे वेक्टर जो ऊपर की तरफ है दे विल बी टेकन पॉजिटिव, जो वेक्टर नीचे की तरफ है उनको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये मेथड आपको याद होगा आई एम श्योर। सबसे पहले क्या करो, जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर बार दे दो, S बार, U बार एंड A बार, लीविंग टाइम ऑल अदर थिंग्स आर वेक्टर्स। ठीक, टाइम को छोड़ के बाकी सब वेक्टर्स हैं। अब ना आई वुड एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू, जिसको आंसर आएगा वो मैसेज करके बता सकता है। सो जो मैं S की जगह क्या पुट करूं, व्हाट आई शुड पुट इन प्लेस ऑफ S? Yeah, think over it and tell me. What should I put in place of S? R R H सौरभ पाड़ी बोल रहा है H, कुछ स्टूडेंट R बोल रहे हैं। केदार is saying H। Sharon, Manorath, all are saying H। ठीक है स्टूडेंट, आप सबने अपने आंसर दे दिए। 90% स्टूडेंट्स आर सेइंग H, कुछ स्टूडेंट R बोल रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपने ऑलरेडी लिखा है वी आर कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमको वर्टिकल लेना पड़ेगा ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज H नॉट द R। लेकिन ध्यान से देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट ये पुट करना है, सी दिस। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी नीचे आ रही है ना, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने अभी तो बताया था जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उन वेक्टर्स को हम लोग माइनस में लेंगे, सो अपवर्ड वेक्टर्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो यहाँ पे माइनस आना चाहिए इफ यू आर फॉलोइंग वेक्टर मेथड। या अब थोड़ा सोच के बताओ u कितना डालूं मैं, डायग्राम में जो u लिखा है वही लिख दूं कि कुछ और u डालना है, सोच के बताओ। 0 u क्या must be 0। Zero. Yes. रोहित येवले, आरजू खान, हाँ, मिताली जादव, एवरीबडी इज करेक्ट। शेरॉन वर्गीस, हाँ, सौरभ पाड़ी, हाँ। चल अभी बस बस बस, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, बट यस u 0 रहेगा बिकॉज u मीन्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, इनिशियल स्पीड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, u 0 आएगा। अब बताओ a की जगह क्या लेना है, 0 ले लें कि कुछ नॉन 0 लेना है इन प्लेस ऑफ a? In place of A, what will I take? -G साई दलवी, माइनस G लेंगे ना, सिर्फ आप G क्यों बोल रहे हो, माइनस G। प्लीज टेक एक्सेलरेशन माइनस G। उसका भी रीजन सेम है, G का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। राइट नाउ यू मे नॉट बी अवेयर विथ द डायरेक्शन ऑफ द G,
लेकिन आपको ये पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड पुल करता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी होता है, इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड. माइनस जी बाय 2, t will be the time taken to go from O to Q. तो t become time of flight, t आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग इट एज कैपिटल T. सो देखो स्टूडेंट, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल. आप थोड़ा इसको सॉल्व करो और इसमें से t निकालो. सो t विल बी अंडर रूट ऑफ 2h बाय g. t इतना ही आएगा. ठीक है. तो देखो इससे आपको एक चीज पता चल रही है, ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखी है, टाइम पीरियड की फॉर्मूला, रूट ऑफ 2h बाय g. सो इसमें से आपको एक चीज दिख रही है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, द टाइम ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट. देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो टाइम है ना वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है. ठीक है. जितना वर्टिकल हाइट ज्यादा होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा. हॉरिजॉन्टल हाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्टिकली कितना हाइट है बस वही मैटर करता है. ठीक है. सो टी मिल गया. अब हमको ये भी एक और चीज निकालनी है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड रेंज. याद है, रेंज भी निकालनी है. ठीक है. अब रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो. दैट आई एम लीविंग अप टू यू. लिखो रेंज के लिए, आगे लिखो, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to Q. राइट ऑन. कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to Q. ठीक है. तो कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to Q. या अब इसमें लगा आपका, ये क्या सोचते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन जो हमने लिया है. ठीक है. हाँ, सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन. एक चीज याद रखो, जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है, व्हेन इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, उस पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट योर हॉरिजॉन्टल मोशन. So horizontal motion is a uniform motion. Velocity does not change during horizontal motion. Velocity change नहीं होती है. So in the horizontal motion, it is a uniform motion ना. So आप सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है आपको. Velocity is equal to displacement upon time. Apply that formula. Yes. काफी स्टूडेंट आंसर दे रहे थे. करेक्ट आंसर है आप लोग का. Velocity is displacement by time. But it will be horizontal velocity, horizontal displacement. ठीक है. अब थोड़ा सोचो, horizontal velocity कितना है, u है. horizontal velocity u. Horizontal displacement will be range. Range is the horizontal displacement. And t is a time of flight. T is a time taken to go from O to Q. That is time of flight. हाँ. So range कैसे मिलेगा? Range will be ut. Range will be equal to u into t. Right? u into t. अब t का वैल्यू आप डाल दो. t का वैल्यू है रूट ऑफ 2h बाय g. So range is given by u times root of 2h by g. ठीक है. तो रेंज जो है, रेंज दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. रेंज इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन h, दैट इज वर्टिकल हाइट, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन u. जितना आप u को ज्यादा रखेंगे उतना रेंज ज्यादा बनेगा, और अगर आप h को इंक्रीज करेंगे तो भी रेंज इंक्रीज होगा. रेंज आल्सो डिपेंड्स ऑन h एंड इट डिपेंड्स ऑन u आल्सो. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टूडेंट काफी डर जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देख के, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट. बहुत सिंपल है. आपको खाली दिमाग में एक चीज रखो, वर्टिकल मोशन वी विल टेक सेपरेटली एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज टेकन सेपरेटली. ठीक है. इज इट ओवर?
ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट चीज यहाँ पे बचती है, वन लास्ट थिंग। ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा है, प्रोजेक्टाइल, लुक एट द स्क्रीन, प्रोजेक्टाइल इज कमिंग फ्रॉम ओ और वो कहाँ पे गिर रहा है, क्यू पे। सपोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, द फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी इज v। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो v है। v इज अ वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। लुक एट दिस डायग्राम, v ऐसा ऑब्लिकली रहेगा, v विल बी ऑब्लिक। आपको पता है जब ग्राउंड पे हिट करेगा वो ऐसे वर्टिकली हिट नहीं करेगा, v ऐसा रहेगा ऑब्लिक। तो देखो ये v है, लुक एट द डायग्राम फर्स्ट, जो v है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये v है ना, इसका फाइनल वेलोसिटी है। सपोज इस v को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट्स में। आई एम रिजॉल्विंग द v into two components, horizontal component and also vertical component। आपको याद होगा वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। so I am breaking the final velocity v into the two components, ठीक है। ये जो horizontal component है ना, सीधा horizontal component, उसको मैं लिखता हूँ vx, and the vertical component which is in downward direction उसको मैं लिखता हूँ vy, ठीक है। लुक एट दिस। और एक लास्ट चीज है, ये जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, द फाइनल वेलोसिटी इज v, द एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड द ग्राउंड, ग्राउंड और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है, लुक एट दिस एंगल। यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर से वो एंगल को ड्रॉ किया। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। सी यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा इज एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड द ग्राउंड, ग्राउंड और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है ना। कभी कभी क्या होता है जेई में या नीट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है। वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी आल्सो समटाइम्स। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, बट यू मेक दिस चेंजेस इन द डायग्राम। डायग्राम में ये सब बना लो, draw this in your diagram। horizontal component is vx, vertical component is vy। अल्फा एंगल अच्छे से ड्रॉ करो। Yeah, completed। ठीक है। So after writing this, after drawing this, आप एक छोटा सा हेडिंग पुट करो, फाइनल वेलोसिटी v। पुट द हेडिंग स्मॉल, फाइनल वेलोसिटी v। तो चलिए अब ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। और साथ साथ में हम लोग अल्फा भी फाइंड करेंगे, ठीक है। और मैं नहीं, आप ही करेंगे। आई विल जस्ट गिव यू हिंट एंड यू विल फिनिश, ठीक है। अब आपको एक चीज याद होगी, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी डज नॉट चेंज। सो क्या कोई बता सकता है स्टार्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और फाइनली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वो सेम होगी कि अलग होंगी? व्हाट कैन आई से अबाउट देम? वापस सुन लो। इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है और फाइनली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वो सेम होंगी क्या? यस और नो, आई जस्ट वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 5 या 6 लोगों ने मैसेज किया है। आई वांट मोर कंट्रीब्यूशन। और दूसरी बात है, आधे स्टूडेंट यस बोल रहे हैं, आधे स्टूडेंट नो बोल रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है।
बहुत सारे ऑब्वियसली आधे स्टूडेंट रॉन्ग है, आधे स्टूडेंट करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आई वांट कि हर एक स्टूडेंट का, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का आंसर राइट आना चाहिए। इसके लिए मैं लास्ट टाइम फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनो अच्छे से क्वेश्चन को एंड देन आंसर मी, ठीक है। वेट अ मिनट। हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है जब प्रोजेक्टाइल उड़ता है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज देयर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी सेम ही होता है। जब प्रोजेक्टाइल उड़ता है ना, तो प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ग्रेविटी, एयर, कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हेयर, एयर को तो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इन दिस चैप्टर वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर। Gravity does not affect the horizontal motion, so there is no force which opposes the horizontal motion. तो याद रखो, horizontal direction में velocity change नहीं होती है, that's why initial horizontal velocity must be equal to final horizontal velocity. आंसर होना चाहिए था yes। जिन स्टूडेंट ने नो बोला है, आप पता नहीं क्या लॉजिक से आपने नो बोला, ठीक है, बट नो इज नॉट अ आंसर, आंसर इज yes, ठीक है। सो देखो, आप अपना डायग्राम चेक करो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज vx। फाइनली वो जब लैंड कर रहा है ग्राउंड पे, उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी है? vx है। एंड द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u। सो इससे मुझे एक रिजल्ट मिलेगी, vx इज इक्वल टू u। vx और u इक्वल है, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। समझा ये? इसका रीजन सिर्फ इतना है, सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज। रीजन आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो देखो, आपको vx मिल गया, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, यू राइट डाउन। आगे लिखो, ठीक है। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q। ठीक है, लिखा। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q। हाँ, अब इसमें आप क्या करो, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको लगानी है सिर्फ। अप्लाई दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। This formula you have to apply for vertical motion from O to Q, ठीक है। I'm very much expecting from you that you will get some result. Apply this formula from O to Q, और इसमें से आपको क्या मिल रहा है वो मुझे बताओ। What are you getting from this? If anybody gets something from this formula, you can open your mic and tell me. Yeah, apply v square equal to u square plus 2as for the vertical motion from O to Q. Yeah, tell me what formula apply करने के बाद what are you getting? क्या मिल रहा है आपको? माइक ऑन करके बताओ। Yeah, anyone? Yeah, no one? V is equals to root of minus 2gr. एक सेकेंड ना, v is equal to root of minus 2g r, ये बोल रहे हो ना?
Yes. What is your name? Sharon. Sharon. हाँ, Sharon, let me tell you, आपके फिजिक्स में ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है. जो आपने फॉर्मूला बताया, गॉट इट, आपने कैसे निकाला होगा, बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, ध्यान रखो आपके मतलब फिजिक्स की मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको. प्लीज वर्क ऑन इट. आई कैन प्रूव इट फॉर यू, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो. आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वीक है. ऐसे करके ना फिजिक्स आप कभी भी नहीं कर पाओगे. You won't be able to do physics if you go this way. पूरी तरह से गलत रिजल्ट है ये. I will tell you, don't worry. But now you pay more attention, please. See, आपको क्वेश्चन मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q. ठीक है, तो आपको सिर्फ वर्टिकल चीजों पे ध्यान देना है. यू नीड टू फोकस ऑन वर्टिकल डायरेक्शन. तो ये R कहां से आ गया? R इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. R तो बिल्कुल नहीं आएगा. R is a displacement in the horizontal direction, and I told you to consider vertical direction. So आपने ये फॉर्मूला लगाइए, v square equal to u square plus 2as. इसमें v क्या होता है? v is a final velocity, right? v final velocity है. डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में भी फाइनल वेलोसिटी है, v लिखा है उसको. बट प्लीज आप एक चीज ध्यान रखो, here we are considering only vertical motion. Vy. आपको सिर्फ Vy लेना था. V नहीं आएगा यहाँ पे, इधर आएगा Vy. अब जिनको ये भी चीज टफ लग रही है, दैट मीन्स आपका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है. जब मैं बोल रहा हूं दैट आई एम फोकसिंग ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, then it is your duty to take only vertical velocity. Why are you taking horizontal velocity? कॉमन सेंस नहीं है क्या? वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वेलोसिटी लो ना. वर्टिकल में आप हॉरिजॉन्टल क्यों मिक्स कर रहे हो? तो यहाँ पे Vy आएगा. या एनीबॉडी, u कितना डालना है? 0. एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, -g लेते हैं. ठीक है, माइनस क्यों लिया आपने? बिकॉज g का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई. तो s पे आ जाते हैं. s इज अ डिस्प्लेसमेंट. How much is vertical displacement? H. -h. उसका भी रीजन वही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी होगा. डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई -h. जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे आता है -h, तो देखो मैं आपको डायग्राम में से समझा देता हूँ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम डायग्राम. जिनको अभी भी कंसेप्ट नहीं है कि सर डिस्प्लेसमेंट नीचे कैसे है, ये देखो, दिस इज लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. ये आपकी इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे आपकी फाइनल पॉइंट है. ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है. अब कौन सा पाथ आपने फॉलो किया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. इफ आई ड्रॉ डायरेक्टली अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, see this is called displacement. आपको पता है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है. क्या ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? इज इट अ डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इज इट अ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन? नो, ये प्योरली हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये प्योरली वर्टिकल भी नहीं है. दैट्स व्हाई व्हाट शुड आई डू? आई शुड रिजॉल्व दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू 2 कंपोनेंट्स. मुझे ये डिस्प्लेसमेंट को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहिए. Like this, look at it. देखो ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना वो h के इक्वल होगा. ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है it will be equal to h and the horizontal displacement will be equal to r. अब h को देखो, h is a vertical displacement. बट h का डायरेक्शन क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है. क्यों नहीं आप इसको नेगेटिव लेते हो? मैंने बताया था वेक्टर मेथड ये होता है, डाउनवर्ड वेक्टर यू टेक नेगेटिव, अपवर्ड वेक्टर्स यू टेक पॉजिटिव. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट -h आएगा स्टूडेंट्स. दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा. सो Vy स्क्वायर
equal to 2gh. So Vy will be root of 2gh. Student, this is the right answer. ये आना चाहिए. See, this is a procedure that I was expecting from you. G आप माइनस में ले रहे हो क्योंकि सर ने बोला है, तो H क्यों नहीं माइनस में ले रहे हो? H is also downward. कभी भी आप स्टूडेंट्स एक काम करो, कभी भी चीजों को याद मत रखो. डोंट जस्ट सिंपली रिमेम्बर. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने याद कर लिया कि सर जी नेगेटिव ही होता है हमेशा. रीजन भी याद रखो क्यों नेगेटिव लिया था मैंने, बिकॉज इट वाज डाउनवर्ड. तो अगर कोई और वेक्टर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इट इज योर ड्यूटी टू टेक इट नेगेटिव. यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक और मिस्टेक की है. फाइनल वेलोसिटी आपने Vy पुट किया ना, इट शुड बी माइनस Vy, बट यहाँ पे V का स्क्वायर है तो माइनस Vy का स्क्वायर होगा. सो माइनस साइन विल डिसअपियर. माइनस Vy इसलिए क्योंकि डायग्राम जाके चेक करो, Vy का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है. सो हियर आई गॉट Vy और हमने पहले फाइंड आउट किया Vx. ठीक है ना स्टूडेंट्स. फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी कैसे मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी v है, राइट? v के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टू कंपोनेंट्स आर vx एंड vy. ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने आपको फाइंड करके दिए हैं. वी फाउंड बोथ कंपोनेंट्स. आप में से कोई बता सकता है? टेल मी एनीबॉडी फ्रॉम यू हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द v. मैग्नीट्यूड ऑफ vx एंड vy आर नोन टू मी. vx और vy मुझे पता है. इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या? मैग्नीट्यूड्स ऑफ v कैसे निकलेगा? एनी रिलेशन बिटवीन दिस? हाउ टू फाइंड v by using vx and vy? कोई पता है फॉर्मूला इनके बीच में? V is equal to under root VA square plus VY square. V is equals to root Vx plus Vy. आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है. आई थिंक यू आर सेइंग लाइक दिस, v is equal to root of vx square plus vy square. Yes, it is very much correct. ये करेक्ट है. स्टूडेंट, मैंने आपको ये स्केलर वेक्टर्स में सिखाया था that magnitude of any vector is given by root of one component square plus other component square. ये फॉर्मूला देखो. Using this formula final velocity आ जाएगा. ओके और अगर एग्जाम में अल्फा एंगल के बारे में पूछा है, इन द एग्जाम इफ दे आस्क यू अबाउट अल्फा एंगल, सो हम लोग यहाँ पे 10 अल्फा लिख के देता हूं मैं. आप ये जाके खुद चेक करो डायग्राम में. 10 अल्फा विल बी Vy अपॉन Vx. ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप खुद जाके सोचो कैसे आया. 10 अल्फा विल बी Vy अपॉन Vx. दिस फॉर्मूला विल गिव यू अल्फा एंड दिस अबव फॉर्मूला विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज अ वे यू कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी. जिनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इट्स ओके, इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर जेई एंड नीट. ओके, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो होगा उसमें. क्लियर? इसके साथ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा फिनिश हो गया, कंप्लीटेड. नथिंग इज पेंडिंग नाउ इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में, इन द एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट में डाउट है, सो यू आर फ्री टू आस्क. अभी आप पूछ सकते हो. एनीवेयर एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क. बताओ, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. इज देयर एनी डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल? नो डाउट्स?
ठीक है, so I hope there is no doubt. Okay, now before we proceed to the next topic, projectile आज खत्म हो गया. अब जो next topic जाएंगे, it will be very much different from this projectile. ठीक है, before I go to projectile, last time I'm asking, is there any doubt you can ask? Okay, so I think there's no doubt. Okay, very good. ठीक है, so हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी. I can go to the next topic. Numericals at the end we will do. सारे numericals हम लोग end में करेंगे एक साथ. ठीक है, पहले I am focusing on finishing the topic. ठीक है, so now I am going to the next topic. Next topic है graphs. 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 Put the heading graphs. ठीक है, अब देखो ग्राफ्स क्या है वो मैं समझा देता हूँ. Why we are studying graphs over here, that I am explaining. ठीक है, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं वो आप सबको पता है. In the 10th standard you have learned how to plot the graph. In the graph there is always x-axis and also y-axis, right? ठीक, देखो मैं यहाँ पे x और y-axis ड्रॉ कर रहा हूँ. ये x और y-axis मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, अब देखो, हाँ, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो सब आपने सीखा है इन द मैथमेटिक्स. अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. इन योर सिलेबस आपका जो ये चैप्टर चल रहा है, इट्स अ चैप्टर ऑन द मोशन टॉपिक. मोशन में व्हेन वी स्टडी मोशन, 3 टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ. 3 टाइप के ग्राफ होते हैं. ठीक है, एक ग्राफ ऐसा होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं. वी प्लॉट द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो भी टाइम है वो एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है. एंड ऑन द वाई एक्सिस वी प्लॉट द पोजीशन. हम लोग पोजीशन प्लॉट करते हैं. पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ. दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, मैं और बताऊंगा इसके बारे में, बट लेट्स कम टू द सेकंड वन. एक और टाइप के ग्राफ होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑन द एक्स एक्सिस वी प्लॉट द टाइम. टाइम एक्स एक्सिस पे होता है. एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ऑन द वाई एक्सिस. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, और लास्ट होता है एक्सेलरेशन. हम लोग प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी की एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव अगेन टाइम. सो देखो एवरीवेयर टाइम इज देयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सिर्फ चेंज हो रहा है. सो दिस लास्ट ग्राफ जो है, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, लेकिन हाँ, इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी लिखते हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग लिखते हैं एक्सटी ग्राफ. हियर x मींस पोजीशन, t मींस टाइम. तो xt मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग लिखते हैं vt ग्राफ. v डैश t, vt ग्राफ. and acceleration time graph are written as AT, small a dash t, AT graphs. ठीक है, अब इसमें आपको एक पहले डाउट तो ये आएगा कि why we are studying graphs, ग्राफ की जरूरत क्या है, why we are doing graphs. ठीक है, पहले मैं वो बता देता हूँ. ये जो ग्राफ होता है ना, this graph is a picture. ग्राफ एक पिक्चर होती है, it's just a diagram. ग्राफ को देखकर, just by looking at the graph, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं that how position of the body is changing with time. टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है वो डायग्राम से पता चल जाएगा. By looking at the graph, we will get an instant idea how position is changing with time. सेकेंड जो ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ का बेनिफिट क्या है?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन ने एक स्टेशन से स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है वहां पे, फिर लोकल ट्रेन ने एक्सेलरेट किया, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर लोकल ट्रेन थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म स्पीड पे चली, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर लोकल ट्रेन ने स्पीड कम किया और दूसरे स्टेशन पे जाके रुक गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज किया। तो यहाँ पे देखिए लोकल ट्रेन की जो वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है, तो इतनी सारी चेंजेस आप याद कैसे रखोगे? उससे अच्छा हम लोग ग्राफ पे ये सब चेंजेस दिखा देंगे। बाय लुकिंग एट द ग्राफ वी विल गेट एन इंस्टेंट आइडिया हाउ इट इज चेंजिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है हाउ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट विथ टाइम। ओके, और ये लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इससे हमें ये पता चलता है दैट हाउ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग विद टाइम, वो पता चलता है। ठीक, और इन ग्राफ से हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस ग्राफ्स। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूं। इसमें आप देखो, इन एवरी ग्राफ टाइम इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड अदर थिंग्स आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको एक डाउट आ सकता है कि सर क्या हम टाइम को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं क्या, और पोजीशन को एक्स एक्सिस पे लेके आए? इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके। टाइम को कभी भी हम लोग वाई एक्सिस पे नहीं लेके जाते। उसका रीजन ये है दैट इन द एंटायर फिजिक्स एक सिंपल हमने रूल बनाया है, पूरे फिजिक्स में आप ये रूल लगा सकते हो, जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इफ एनी क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। अगर कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, वो एक्स एक्सिस पे आती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज गोज ऑन वाई एक्सिस। डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जाती है। ठीक है, तो आपको पता है टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, whether body is moving or not moving, whether velocity is increasing or decreasing, it doesn't matter. Time तो आगे बढ़ता रहता है, तो time is an independent quantity. Independent quantity should be on x-axis, dependent quantity should be on y-axis. ठीक है, time हमेशा x-axis पे आता है। So you are having three types of graph: position time, velocity time, and acceleration time graph. ठीक है, अब मैं ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक टुडे। मैं पहले आपको थोड़ा पोजीशन टाइम ग्राफ समझा देता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पुट द हेडिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, जस्ट पुट द हेडिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, या पोजीशन टाइम ग्राफ ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको। लुक एट इट। ठीक, सीरियस, इमेजिन ये एक्स एक्सिस है, सपोज इट इज एक्स एक्सिस। इन द एक्स एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1। x1 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, x1 इज अ x कोऑर्डिनेट। यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, इसका x कोऑर्डिनेट है x2। सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x3, ओके, एंड सो ऑन। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सपोज एक इमेजिन करो, सपोज एक बॉडी है जिसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पहले वो बॉडी यहां पर गई, देन वो यहां पर गई, फिर यहां पे गई। बॉडी इज मूविंग दिस वे लाइक दिस, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब जब बॉडी ओरिजिन पे थी ना, व्हेन बॉडी वाज एट ओरिजिन, तब जो टाइम था आपके वॉच में, वो टाइम को मैं 0 लेता हूं। लेट्स से टाइम वाज 0, मतलब यहां से टाइम काउंटिंग चालू हुआ है, यहाँ पे टाइम 0। जब बॉडी x1 पे था, देन टाइम इन योर वॉच इज t1। तो
So t1 टाइम पे बॉडी x1 पे था. So can I say x1 is a position of the body at time t1? Yes, x1 is a position of the body at time t1. Similarly, when the body arrives at x2, तब time था t2. आपकी वॉच में टाइम t2 हुआ है. And when body reaches to x3, time in the watch is, let's say, t3. So t1, t2, t3, t1, t2, t3 are the time. T1, T2, T3 are the time when the body is at x1, x2, x3. So x1, x2, x3 जो है, these are the positions of the body. मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल डायग्राम बनाया, ठीक है? हाँ, अब सी यहाँ पे देखो ध्यान से. Look at this. On the y-axis, I am plotting position, right? ठीक है. तो यहाँ पे देखो बॉडी की कौन-कौन सी पोजीशन है. यहाँ पे आपको बॉडी की 4 पोजीशन दिखेंगी. जब बॉडी यहाँ पर था, when body was at origin, इसका पोजीशन था 0. Its position was 0. इसका पोजीशन है x1, x2, x3 also. So different positions I'm writing. 0 was a position. x1 is a position. Then x2 and then x3. ये देखो स्टूडेंट ऐसे आएगा ना. यहाँ पे देखो मैंने सारी पोजीशंस बॉडी का लिख दिया है. अब टाइम पे आते हैं. ऑन द एक्स एक्सिस आई विल प्लॉट द टाइम. तो टाइम भी देखो कौन कौन से अलग अलग टाइम्स है. टाइम वाज 0, t1, t2, t3. ये टाइम 0. here time is 0. then here t1, here t2, here t3. look at it. ठीक है. look at this. भले आप ड्रॉ मत करो लेकिन पहले देख लो अच्छे से. हाँ, अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है, लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है वही चीज हमको ग्राफ पे दिखानी है. वॉट एवर हैपेंड हेयर, दैट थिंग वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ. तो देखो जब टाइम 0 था तब x भी 0 था. when time is 0, x is also 0. this situation, when t is 0, x is also 0. this situation is represented by this point. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रही है टाइम इज आल्सो 0 एंड पोजीशन इज आल्सो 0. उसके बाद व्हेन टाइम इज t1, पोजीशन इज x1. जब टाइम t1 है, पोजीशन x1 है, राइट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट. ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट कर रही है. जब टाइम t1 है, ये देखो, तब पोजीशन x1 है. सिमिलरली कम टू दिस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रही है दैट व्हेन टाइम इज t2, position is x2. and similarly this point, ये point क्या indicate कर रहे हैं? see this point, it is indicating that when time is t3, the position is x3. ये सारे points को ध्यान से देखो. now if I join all those points, इन सारे points को मैं join कर लूं, see this, तो एक straight line मिलेगा. the straight line passing through origin. स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, कभी कुछ और भी मिल सकता है, दैट डजंट मैटर. सपोज वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, पहले आप यहां तक ड्रॉ कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर. यू ड्रॉ अप टू दिस. This x1, x2, x3, don't forget, ये x1, x2, x3 ये सब है ना, ये बॉडी की पोजीशंस है. पोजीशन ऑफ द बॉडी है ये सब. ओके, सो आई होप ये कंप्लीट हो गया आपका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस ग्राफ को समझो थोड़ा. ये ग्राफ देखो, इसको कहते हैं राइजिंग ग्राफ. ये देखो राइजिंग ग्राफ है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, राइट? ये राइजिंग ग्राफ है. राइजिंग ग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि इस ग्राफ से हमें पता है क्या समझ में आ रहा है. हमें ये पता चलता है कि एज टाइम इज पासिंग, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, पोजीशन इंक्रीज हो रहा है. पोजीशन x1 से x2 गया, x2 से x3 गया. पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग
पोजीशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। इसका मतलब है कि बॉडी मूविंग है। अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, बॉडी एक ही पोजीशन पे खड़ा है, इसका मतलब है द बॉडी इज एट रेस्ट। बट फिलहाल ये ग्राफ से क्या पता चलता है? इस ग्राफ से पता चल रहा है पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आगे बढ़ रहा हूं। Now everybody have learned how to find slope of the graph. Slope आपको मालूम है कैसे निकालते हैं? ठीक है, स्लोप के लिए आपने एक फॉर्मूला सुनी होगी आपने, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं। You have heard this formula, right? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग स्लोप निकालते हैं। So let's find slope over here। से बाद ये जो मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया, यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। मुझे स्लोप फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स की नीड होती है, राइट? तो चलो ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं। ये देखो ध्यान से, लुक एट दिस पॉइंट्स, लुक एट दिस पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं। तो अपने फॉर्मूला हमने कोई ये होती है y2 minus y1 upon x2 minus x1। दैट मीन्स the change in y coordinate upon change in x coordinate। तो उसको देखो मैं ऐसे लिखता हूं, delta y upon delta x। slope is given by delta y upon delta x। delta y मतलब change in y coordinate, delta x means change in x coordinate। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप y coordinates के पास जाओगे ना, if you go to y coordinates are x2 and x1। y coordinates will be x2 and x1 divided by x coordinates। x coordinates will be t2 minus t1। तो स्टूडेंट स्लोप ऐसा आएगा, स्लोप ऐसा होगा x2 minus x1 divided by t2 minus t1। this will be slope। yes, समझा ये? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। Why we are finding slope आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने स्लोप क्यों निकाला है, आपको समझ में आ जाएगा अभी। वेट, अब एक बात, इन द न्यूमरेटर इट इज x2 minus x1। x2 इज लाइक अ फाइनल पोजीशन, x2 फाइनल पोजीशन है, x1 इनिशियल पोजीशन है। x2 इज अ फाइनल पोजीशन, सपोज x1 इज अ इनिशियल पोजीशन। सो न्यूमरेटर में क्या है, x2 minus x1 है, मतलब ये चेंज इन पोजीशन है। Anybody from you remembers what is change in position equals to? velocity, displacement, Change in position velocity होता है? नहीं, मेरे Final ख्याल से Final displacement, velocity minus initial velocity। हाँ, ये किसने बोला final velocity minus initial? What's your name? पीयूष। हाँ, वापस बोला, आपने क्या बोला? Final velocity minus initial velocity। x2 minus x1 की जगह ये लिखना है final velocity minus initial velocity। final नहीं, sir। position minus initial position। देखो पीयूष, ठीक है, गलती कर रहे हो आप एक चीज, ठीक है, गलती कर रहे हो। सिर्फ पहले आप फोकस करो कि x2 minus x1 क्या है, बस उस पर खाली फोकस करो। x2, ध्यान से आप अपना डायग्राम देखो ना, ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। x2 is like final position, x1 is like initial position। सपोज x1 और x2 के बीच में मैं खाली देख रहा हूं, तो x1 मेरा इनिशियल पोजीशन है और x2 मेरा फाइनल पोजीशन है। सो x2 minus x1 will be equal to change in position। x2 minus x1 is like change in position। change in position क्या होता है? Displacement। yes, displacement होता है। मैंने आपको बताया था पहले, बेसिक्स में बताया था ये। change in position is a displacement। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, ये देखो डायग्राम देखो। सपोज आप वॉक करके ऐसे जा रहे हो, अगर आप x2 पे पहुंच गए और पहले आप x1 पे थे, from x2 if I subtract x1 it will give me displacement of your body। x2 minus x1 will be displacement। yes, it's correct। okay, और नीचे क्या है, t2 minus t1। t2 minus t1 is a time in which this displacement has occur।
बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है x2 माइनस x1 इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है? इट हैज ऑकर्ड इन द टाइम ऑफ t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 टाइम है इन विच द डिस्प्लेसमेंट हैज बीन कवर्ड। सो देखो ध्यान से, दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम गिव्स मी वेलोसिटी ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। दैट मीन्स slope will be equal to velocity. Very important result we got, that हम लोग को result क्या मिला, that ये जो position time graph है, position time graph, in position time graph, if I by chance if I calculate the slope of the graph, slope calculate करो, slope will automatically give me the velocity of the body. slope से velocity मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप आपने 10th स्टैंडर्ड में फाइंड करना सीखा है, बट आपने कभी टीचर से पूछा ही नहीं होगा कि सर हम लोग स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं। यू हैव लर्नड हाउ टू फाइंड स्लोप इन द 10th स्टैंडर्ड, बट आई एम श्योर हार्डली किसी ने टीचर से पूछा होगा कि स्लोप फाइंड कर क्यों रहे हैं, है ना। रीजन मैं आज बता देता हूं आपको। आप मैथ्स में जो सीखते हो ग्राफ वगैरह, why we are teaching that graph in the mathematics, because graphs are very much useful in studying physics. physics में बहुत काम आते हैं ग्राफ, तो physics की अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ काम आते हैं, तो वही इसलिए 10th में सिखाए जाते हैं ना। 10th में ग्राफ आप फाइंड आउट कर लेते हो कि स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं। स्लोप इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जब आप फिजिक्स में आते हो, इन द फिजिक्स यू आर हैविंग दिस प्रैक्टिकल ग्राफ। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, यहाँ पे मैंने पोजीशन प्लॉट किया है, टाइम प्लॉट किया है, दिस रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो प्रैक्टिकली जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तो स्लोप से हमें कोई न्यू क्वांटिटी मिलती है। स्लोप ऑलवेज गिव्स सम न्यू क्वांटिटी, तो इसलिए स्लोप आपको 10th में सिखाया गया है फाइंड करना। स्लोप से बहुत सारी चीजें मिलती है हमको, ठीक है। स्लोप के बारे में एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, जिनका इंटरेस्ट है सुन सकते हैं। स्लोप के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। स्लोप gives us the idea that how y coordinate is changing for unit change in the x coordinate. स्लोप से हमको ये पता चलता है कि y coordinate कितना चेंज हुआ for a unit change in x coordinate. अब थोड़ा खुद जाके समझो ये क्या बोला मैंने। x coordinate जब 1 चेंज होता है, when x coordinate change by 1, तब y coordinate changes by how much? It is given by slope. स्लोप हमको वही बताता है, ठीक है। वो आप खुद सोचो कैसे। स्लोप हमको ये बताता है कि y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ फॉर द यूनिट चेंज इन द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिलहाल जाने दो, ये आप मैथ्स में सीखोगे 11th स्टैंडर्ड में भी। फिलहाल याद रखो दैट इन द पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब मैं एक पॉइंट और लास्ट बता देता हूँ related to position time graph. Last point but very important point. Focus here. देखो यहाँ पे हमें जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ है, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ना, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप रहता है, स्लोप रिमेन कांस्टेंट। आप यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लाइन, यहाँ पे आप स्लोप फाइंड करो और यू फाइंड स्लोप एट द एंड ऑफ दिस, स्लोप रिमेन कांस्टेंट। इफ इट इज स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब एज द टाइम विल पास स्लोप विल नॉट चेंज। t1 टाइम पे, t2 टाइम पे और t3 टाइम पे, एट ऑल द टाइम्स स्लोप विल बी सेम। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ग्राफ पे आपको कर्व मिल रहा है, ऑन द ग्राफ यू आर गेटिंग कर्व, कर्व का स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो इट्स स्लोप विल नॉट बी कांस्टेंट। सो स्ट्रेट लाइन मतलब एवरीवेयर स्लोप विल बी सेम, एंड कर्व मतलब एवरीवेयर स्लोप विल बी चेंजिंग, ठीक है। सो इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो स्लोप गिव्स वेलोसिटी, दैट मींस यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इससे मैं जजमेंट लगा सकता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है।
तो अगर स्ट्रेट लाइन मिला दैट मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग. इफ स्लोप इज कांस्टेंट दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है फिर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखी हैं आप भी लिख लो प्लीज. ओके ठीक है, कंप्लीटेड. ठीक है. हाँ हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया था, दिस डायग्राम यू ऑलरेडी ड्रॉन. x1 x2 x3, these are the different positions of the body at time t1 t2 t3. अब ध्यान से सुनो, जब बॉडी यहां पर है, when body is here, time is t1 ना, t1 टाइम पे बॉडी यहां पर है, तब इसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एट टाइम t1, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v1. मैंने v1 लिखा है. Now as the body will move forward, जैसे से बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगा, टाइम इज सपोज t2, t2 टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, एंड नाउ सपोज वेलोसिटी बिकम v2. v2 इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t2. सिमिलरली जब बॉडी t3 पे है, व्हेन टाइम इज t3 इन द वॉच, t3 टाइम पर बॉडी यहां पर है, तब उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो है v3. इट्स सपोज v3. यहां पे लिख लो v1 v2 v3. ओके, यहाँ पे लिख लो v1 v2 v3. लिखा? ठीक है. आज मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं. सिर्फ आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट, बट आई एम स्टार्टिंग टुडे. पुट द हेडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं. Yeah, so as I told you earlier, on the x-axis we will plot the time, y-axis पे we will plot the velocity. So it is called velocity time graph. ठीक है. अब देखो x-axis पे टाइम मैंने प्लॉट किया है, टाइम विल बी 0, टाइम में 0 भी आएगा, देन t1, देन t2, देन t3. अब वेलोसिटीज पे आते हैं. वेलोसिटीज मैंने आपको बताई वहां पे, वेलोसिटीज वर v1 v2 v3. यहाँ पे v1 v2 v3, ये देखो v1 v2 v3. ठीक है. सपोज जब टाइम t1 हुआ है, व्हेन टाइम इज t1, तब वेलोसिटी कितना था याद है? व्हेन टाइम इज t1 तब वेलोसिटी v1 है. तो दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन. ये पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रही है. दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट व्हेन टाइम इज t1 वेलोसिटी वाज v1. ये पॉइंट इंडिकेट कर रही है कि जब टाइम t2 है तब वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गया. And when the time is t3, the velocity become v3. It is represented by this point. Similar, same case है जैसे हमने पहले किया था, वही है. ठीक है. Suppose by chance अगर आप इन सारी points को join करोगे, again you are getting a straight line. Suppose student कोई और shape भी मिल सकता है, but first I am taking a simple case. I am considering a straight line. लेकिन ये कोई और shape भी मिल सकता है. ठीक है. ठीक है. हाँ, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए एक सिंपल चीज छोड़ता हूं मैं यहाँ पे, वो आपको खुद करनी है. यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? टेल मी, वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग विद द टाइम? व्हाट डू यू फील? इस ग्राफ को देख के कुछ जजमेंट आ रहा है दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम और इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम? No. विराज, विराज का आंसर सबसे पहले आया.
ओके, ऑलमोस्ट 10 से 15 स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया। आरजू खान, किंजल केलुस्कर, वेट, स्टॉप मैसेजिंग, वेट। तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट्स का मैसेज आया। 15 से 20 स्टूडेंट में से जो 90% स्टूडेंट्स हैं, 90% आर सेइंग दैट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, नो आंसर। और 10% स्टूडेंट ने बोला कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्ट्रेंज। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यस वेलोसिटी इज चेंजिंग, और कुछ बोल रहे हैं नहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड 90% स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट इज नॉट चेंजिंग। आपका इसका मतलब है आपको ग्राफ देखने भी नहीं आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंजिंग। आपको ग्राफ दिख रहा है क्या स्टूडेंट स्क्रीन पर? ये जो ग्राफ है वो राइजिंग ग्राफ है। देखो ग्राफ ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। राइजिंग ग्राफ का मतलब होता है एज द टाइम इज पासिंग वेलोसिटी बढ़ रही है, लाइक दिस। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम v1 टू v2, v2 टू v3, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका आंसर भी आप लोग रॉन्ग दे रहे हो। जिन्होंने भी नो बोला, जिन्होंने भी नो आंसर दिया, इसका मतलब है आप कुछ समझ नहीं रहे हो, बिना समझे आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, तो आई वुड एडवाइस यू थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तभी आंसर दो। ठीक है, या शायद आप एक दूसरे का आंसर देख के बता रहे हो, आई डोंट नो क्या किया आपने। 90% सेड नो, विच इज अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है इंडीड। यार जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया उसके हिसाब से तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये बढ़ रहा है, ऊपर जाने वाला ग्राफ है ये। ठीक है, अब मैं आपके ऊपर एक काम छोड़ देता हूँ स्टूडेंट, वन स्मॉल होमवर्क आई एम लीविंग अप टू यू। इस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड करो बाय टेक्स। 2 पॉइंट लेके आप इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करो, जैसे हमने पहले वाले केस में किया, और आपको जजमेंट लगानी है। यू हैव टू जज दैट स्लोप से क्या मिलेगा, व्हाट स्लोप विल गिव मी, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपको करना है, होमवर्क नहीं है, मतलब अभी यहाँ पे आप करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, यहीं पे फिनिश करो। ट्राई टू फाइंड स्लोप। स्लोप इज गिवन बाय change in y coordinate upon change in x coordinate, y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, स्लोप आप फाइंड करो एंड थिंक ओवर दिस, जजमेंट लगाओ कि स्लोप से क्या मिलेगा मुझे, व्हाट द स्लोप विल गिव मी। प्रतीक क्रूप था शायद, प्रतीक क्रूप ने सबसे पहले आंसर दिया। अब राइट है कि रॉन्ग है वो मैं आपको 2 मिनट के बाद ही बताऊंगा। सर एक्सेलरेशन। हाँ, देविका रविंद्रन, पीयूष, स्नेहा बेलदार, मयूरेश, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं। अभी राइट है कि नहीं वो मैं बताता हूँ, बट एवरीबडी इज गिविंग आंसर सेम। हाँ, स्लोप मैंने फाइंड करने को बोला है। अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें यूजिंग 2 पॉइंट y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये जो ग्राफ है, इट्स अ प्रैक्टिकल ग्राफ। स्लोप विल गिव यू, ठीक है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सो आई एम श्योर आपने किया होगा, इट्स v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1। v2 minus v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी minus v1 चेंज इन वेलोसिटी, so it is change in velocity upon time. Yes, it is correct, it is acceleration. So everybody got, I think, slope will be equal to acceleration. लिख दो। Yes, indeed, slope will give you acceleration. करेक्ट है। सो देखो कंफ्यूज मत होना, हमने जो पहला वाला ग्राफ डिस्कस किया था इट वाज पोजीशन टाइम ग्राफ। इन द पोजीशन टाइम ग्राफ, एक चीज ध्यान से सुन लो स्टूडेंट, इन द पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, बट इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मिक्सअप मत कर देना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, आज हमने ग्राफ स्टार्ट किया है, कल आराम से विद इन हाफ एन आवर द ग्राफ टॉपिक विल बी ओवर। कल ऑलमोस्ट आपका
90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल तक, ठीक है। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस ग्राफ। आप सिर्फ क्या करो, आज जो भी मैंने सीखा है थोड़ा रिवाइज करके आओ कल। आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन टुडेस टॉपिक, थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। विल कंटिन्यू टुमारो स्टूडेंट्स।